हाउ यू प्रेजेंट योर केस। उससे कोर्ट में फिर से जांच के लिए हो गया, दोबारा वो ठीक है। हाँ अच्छा, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ, हालांकि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। द विटनेस इज फर्स्ट क्वेश्चन बाय द पार्टी हु कॉल्ड देम टू टेस्टिफाई। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा या अंग्रेजी में एग्जामिनेशन इन चीफ। द ऑब्जेक्टिव इज टू इलिसिट ट्रूथफुल स्टेटमेंट सपोर्टिंग द चार्ज और डिफेंस। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर 4 साक्षी हैं तो एक एक का पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। मान लीजिए ये है, इनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, तब इनसे पूछेंगे क्या आप क्रॉस एग्जामिनेशन चाहते हैं। तो जिसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका है उसी का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर अगले का होगा, फिर अगले का होगा। 4 है तो बारी बारी से एग्जामिनेशन इन चीफ एंड देन क्रॉस। और उनको बैठने नहीं दिया जाएगा, एक का जब हो रहा होगा तो बाकी सब बाहर रहेंगे। हाँ ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, अगर 4 साक्षी आए तो आप एक के साथ जब बात कर रहे हैं तो 3 बाहर रहने चाहिए। अब हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए कि चार्जेज ये हैं कि इन्होंने अपने अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया, हमला कर दिया, अपने अधिकारी पर हमला किया, ये चार्ज। तो प्रोसिक्यूशन साइड से प्रेजेंटिंग अफसर जो है इनको लेके आए एज साक्षी नंबर 1, गवाह नंबर 1। तो इनकी पहले मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा क्या होगी, हम इंक्वायरी अफसर हैं, हमने प्रेजेंटिंग अफसर से कहा हाँ भाई शुरू करिए आप, कोई आपके कोई विटनेस है, ठीक। इंक्वायरी अफसर को ज़्यादा बोलना नहीं है, आपने कहा सर हमारी ये विटनेस है, तो आप शुरू करिए। तो आपने इनसे कहा बताइए क्या हुआ था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि साहब इतने बजे का समय था और ये बात चल रही थी और एकदम से जो है हमारे अधिकारी ने इनको कुछ थोड़ा सा डांटा, तो ये गुस्से में आकर इन्होंने हमला कर दिया, ठीक। इन्होंने मतलब थप्पड़ मार दिए या घुसा मार, हमला कर दिया, जो भी कर दिया, ये हुआ साहब। अब ये इनकी गवाही पूरी हो गई। और कुछ कहना आपको? नहीं साहब, कितने बजे थे, क्या था, ये सब पूछ लिया, कौन सा स्थान था। अब हमने इनसे पूछा, हम तो इंक्वायरी अफसर, हमको बोलना नहीं, सुनना ज़्यादा, हमने सुन लिया। अब हम ये सब अच्छा, अब जो उन्होंने बोला है उसको लिखा जाएगा, वो हमारे स्टेनोग्राफर में बैठे हुए कैसा करते जाइए साथ साथ जो ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने कर लिया, फिर हमने इनको पढ़ के सुना दिया, आपने ये बोला है, हाँ साहब यही बोला है, आप सिग्नेचर कर दीजिए। इन्होंने सिग्नेचर कर दिए, हमने उस पर प्रति हस्ताक्षर कर दिए, पहले की गवाही हो गई। जो गवाही मौखिक होगी वो लिखित में कन्वर्ट होगी, तभी तो अभिलेख में आएगी। अब हमने इनसे कहा भाई आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। इनके डिफेंस असिस्टेंट ने कहा हाँ करना है साहब, या वो खुद भी कर सकते हैं। कहाँ बोली, कहा हुजूर ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा भाई कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कह नहीं हम सच बोल रहे हैं। भाई वो तो कह रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। कहा साहब ये उस दिन प्रयागराज गए हुए थे, लखनऊ में थे ही नहीं। भाई आप तो प्रयागराज में थे, ये कह रहे हैं, इतना ही बोलना है इंक्वायरी अफसर को, बहुत नहीं बोलना। ये कह रहे हैं आप प्रयागराज में गए हुए थे, आप तो थे ही नहीं लखनऊ। अरे नहीं साहब मैं लखनऊ में था। अरे वो तो लखनऊ में थे। कहा साहब मेरे पास सबूत है। भाई ये तो कह रहे सबूत है। आपने कहा इनसे कहिए सबूत दिखाएं, सबूत दिखाइए। साहब ये ट्रेन का टिकट है इनका, ये प्रयागराज ट्रेन का टिकट है, ये इससे प्रूव होता है ये प्रयागराज चले गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, पर एक टिकट है आपका, आपका नाम लिखा टिकट में, आपका आधार नंबर लिखा हुआ है। अरे साहब टिकट हमने बाद में कैंसिल करा दिया था, वो इनके पास है नहीं, ये कैंसिलेशन वाला टिकट है साहब। ये तो ठीक। अच्छा फिर कहा कि नहीं साहब ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं, ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये उस दिन लखनऊ में नहीं थे, ये प्रयागराज में थे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। और कुछ सबूत है आपके पास? हाँ साहब वहाँ पे ये उस दिन अधीक्षण अभियंता प्रयागराज वृत्त के कार्यालय में थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा, उसकी फुटेज है मेरे पास। आपके आदेश से अभी मैं आपके लैपटॉप पे उसको प्ले कर देता हूँ। प्ले हो गई, उसमें डेट एंड टाइम स्टैंपिंग ऑथेंटिसिटी वाली आ गई। अब ये प्रूव हो गया कि ये झूठ बोल रहे थे, ठीक। अब फिर अगले गवाह का नंबर आएगा, उनका एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर उसमें होगा। अब कोई भी
अगर कुछ मान लीजिए संदिग्ध होता है तो उनको भी जो जो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं बहुत तेज आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए और ख़राब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बस इंक्वायरी अफसर की तरफ देख लेना चाहिए, जिससे मालूम हो जाए कि ये संदिग्ध हैं, ये जो उनका स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए ये प्रोसिक्यूशन साइड है, इन्होंने कुछ बोला, अब प्रेजेंटिंग अफसर को लगा कि ये तो गलत बोल रहे हैं, केस कमज़ोर होने वाला, तो ये हमारी तरफ इन्होंने क्या कि सर कबूलिए, कह सर एक ज़्यादा चीज़ बताइए। तो अब हम फिर से इनसे बात करना चाहते हैं अपने गवाह से, अगर अनुमति हो तो। हमने अनुमति दे दी, इन्होंने फिर से पूछना शुरू किया, तो इसको हम कहते हैं री एग्जामिनेशन। जिसका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका है या पुनः परीक्षा, अब पुनः परीक्षा के बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन पूछेंगे, तो ऐसे ही ये सर्किल चलता रहेगा, नहीं, और हर चीज़ रिटर्न में आती रहेगी। और ये हमारा जो डेली ऑर्डर शीट है उसमें मेंशन भी होगा। डेली ऑर्डर शीट अभी हम दिखाएंगे बाद में आपको, तो डेली जब भी डूज एंड डोज वाला देखेंगे तो डेली ऑर्डर शीट में डेट होगी, कौन कौन उपस्थित हुए, इस डेट में क्या क्या कार्रवाई हुई, वो सब डेली ऑर्डर शीट में पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन होगा। उसमें प्रेजेंटिंग अफसर के अपचारी अगर स्वयं उपस्थित हुए हैं उनके और उनके डिफेंस असिस्टेंट के सिग्नेचर होंगे, और वहाँ पर इंक्वायरी अफसर भी अपने हस्ताक्षर करेंगे, इस डेट में ये लोग प्रेजेंट थे, और ये शॉर्ट में लिख देंगे ये कार्रवाई हुई, और डिटेल उसका साथ में अलग से संलग्न रहेगा। तो ये चीज़ मिसिंग देखी है मैंने, जो आपका डेली ऑर्डर शीट, अगर आपकी डेली ऑर्डर शीट होती तो आपका केस मजबूत होता। डेली ऑर्डर शीट होनी चाहिए, ठीक। तो जब इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो जो भी संलग्न देते हैं उसमें डेली ऑर्डर शीट होनी चाहिए, ठीक। अच्छा आगे चलिए, अब री एग्जामिनेशन भी आप समझ गए। नंबर 6 पे आते हैं, सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। द इंक्वायरी ऑफिसर सबमिट्स द रिपोर्ट विद इन 15 days ऑफ कंक्लूडिंग द इंक्वायरी। 15 दिन में अपना जो विश्लेषण कर लें। डिटेलिंग वेदर द चार्जेस आर प्रूवन और नॉट, बस इतना बताना। कुछ जगह लिख देते हैं कि आंशिक रूप से सिद्ध है, न्यायालय ने इस पर नाराजगी दिखाई है। हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में कहा है कि ये गलत है। क्रिस्प लिखिए, प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। हाँ, ये पार्शियली प्रूव्ड लिखना गलत आप है जो बता रहे हैं यहाँ एक समस्या है सर। कई जांचों में यहाँ पर आया है, ये ऐसा प्रतीत होता है या इस तरीके से बहुत डाउटफुल लिखा है। तो जांच जिसको भी करनी है, जांच अधिकारी को मतलब उसे बताना पड़ेगा कि ये प्रूवन है या नहीं प्रूवन। जी आपको इतना मौका दिया गया है कि आप किसी को भी बुला सकते हैं, किसी से कुछ कहलवा सकते हैं, किसी से कुछ ले सकते हैं। तो ये लिखकर न भेजें कि ऐसा इसमें संभावना है या ऐसा प्रतीत हो रहा है, या कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ आपको जो चार्ज उसके ऊपर लगाए गए हैं वो चार्ज प्रूव है या नहीं प्रूव हो पा रहे, बस। आप ये कोई चार्ज सिद्ध नहीं होता है, हाँ, या वो चार्ज सिद्ध होता है, बस क्लियर कर, ये आखिरी में लिखना पड़ेगा बीच वाला नहीं कि जो आरोप लगाया गया था वो आरोप सिद्ध पाया गया, बस, या आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। ये आंशिक वाली समस्या अधिकांश जगहों पर है, और क्योंकि अधिकांश विभागों में ये हो रहा आंशिक रूप से, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि इंक्वायरी अफसर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, ठीक। और कोर्ट इस पे दोष सिद्ध कर देता है तो बेचारा वो दुखी हो जा रहा है, और दोष सिद्ध नहीं कर रहा है तो शासन कर रहा है, बेकार है, तो उसका काम नहीं है नहीं, ये उसका काम जो ही है, ये लिखने का यही कारण नहीं कारण आपकी कारण सही आप कह रहे हैं, ये होता है। बट डिफरेंट कोर्ट्स ने ये कहा है कि आप पार्शियल मत लिखिए, आप लिखिए सिद्ध या सिद्ध नहीं। प्रतीत वाला ही लिखता है, कोई नहीं लिखता, लिख दोगे तो आपको रगड़ देगा शासन। जांच अधिकारी नहीं, प्रारंभिक जांच की कमेंट है कि प्रतीत होता है। नहीं इंक्वायरी देखिए एक मेरे पास एक दो एग्जाम्पल है जिसमें इंक्वायरी अफसर ही डिसमिस हो गए। अगर ये गोल मोल दिया, ठीक है, अफसर होगा तो देखेंगे, इंक्वायरी अफसर ने गोल मोल जवाब दिया, उसके बाद उन्हीं की जांच शुरू हो गई और दुराभिसंधि पाई गई और वही बर्खास्त हो गए। तो इसलिए क्लियर कट बोलना है, आइदर यू से जांच अधिकारी बहुत दंडित हो रहे हैं हाँ शासन में, ठीक, इस समय। हाँ बिल्कुल ये हुआ, डिसमिसल हो गया, ठीक है। तो उसमें आइदर से यस और से नो, बस, ठीक। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना है,
दंड के बारे में कुछ नहीं कहना, इनको ये दंड लगा दिया जैसे मैडम ने कर दिया था शासन में कि इनको ये कर दिया जाए और वो चेक भी हो गया। इंक्वायरी अफसर का ये काम नहीं है, ये काम दंडन अधिकारी अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी का है। वो देखेंगे कि इनको क्या दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो उनका काम है, इंक्वायरी अफसर का काम ये नहीं है। नेक्स्ट नाउ डेली ऑर्डर शीट, इसके बारे में थोड़ा देख लें। ए डेली ऑर्डर शीट और DOLC इज ए क्रूशियल डॉक्यूमेंट used in a departmental proceedings to record day-to-day developments, directions and decisions taken by the inquiry officer during the inquiry process. अगर मान लीजिए अगर आपने आज तिथि लगाई है, अगली तिथि 15 दिन बाद लगाई, वो भी उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक। It serves as an official log of the proceedings. ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है and ensures transparency, accountability and procedural fair. देखिए कभी कभी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट मांग लेता है, कह रहे कि ऐसा है कि आप डेली ऑर्डर शीट हमको दिखाइए, और आपने बनाई नहीं, कहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इस पे ध्यान दीजिए, ये मिसिंग पार्ट रहता है और कोर्ट अक्सर इसको मांगता है, ठीक। नेक्स्ट, नहीं ऑर्डर शीट उसी फाइल पर होनी चाहिए, कोई रजिस्टर भी बना सकते हैं, रजिस्टर बना सकते हैं, आप वो एक ही बात है। देखिए इसमें डेली ऑर्डर शीट बनाना कैसे है, आप चाहे नहीं, उसका प्रारूप मेरे प्रारूप में अपने जो मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा उसमें दिखाऊंगा। नहीं, उसमें उसका सब प्रारूप चीजें रखनी है कि जिस दिन आपको चार्जशीट मिली उस दिन लिखिए आज चार्जशीट मिली, आज चार्जशीट हमने डिस्पैच की, आज चार्जशीट में जो उसने रिसीव किया उसका ये आ गया, हाँ बिल्कुल, आज हमने उसको उसका उत्तर प्राप्त हुआ, आज उसका उत्तर जा रहा है, आज वहाँ से बुलाया गया, आज नहीं आया, एक एक चीज रिकॉर्ड एक एक होनी चीज है, पूरा लॉग और है। वही आपका जो है आगे साइन भी करेगा। तो शासन मांग रहा है, इंक्वायरी पूरा जो है रिकॉर्ड मांग रहा है। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स पूरी, हाँ, इवेंट्स शासन भी मांगता है, कोर्ट भी मांगता है। इवेंट्स जितने ये बहुत जरूरी है हर एक जांच में। और ऑर्डर शीट में सर अपचारी और उनका भी दस्तखत होगा। हाँ होगा, जो लोग प्रेजेंट होंगे उनका दस्तखत अरे होगा। जब आप बुलाएंगे तो उसका एक अलग से एक शीट पर जो है साइन कराएंगे आप। वो हम आपको अब उसका फॉर्मेट अगला जो प्रेजेंटेशन होगा आफ्टर लंच उसमें आगे देखेंगे। करो। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेली ऑर्डर शीट इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। एक तो ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है डेट वाइज, इट मेंटेन्स ए सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्शंस। जैसे अभी MD साहब ने कहा, एक एक एक्शन उसमें लिखा हुआ है। सबमिशंस एंड डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द इंक्वायरी, हेल्प्स इन ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द केस। अच्छा, ड्यूरिंग इंक्वायरी भी MD साहब मांग सकते हैं कि भाई इंक्वायरी तुम जो है 6 महीने से कर रहे हो, जरा दिखाओ जरा डेली ऑर्डर शीट, ताकि हम देख लें तुमने कब तक किया क्या, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस भी इंश्योर करता है ये, एंश्योर्स दैट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द चार्ज ऑफिसर and the presenting officer are aware of the orders and directions issued and reduces the chances of procedural lapses or biases in the inquiry, है ना। DOS से ये फायदा ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोसीजर जो जांच का है वो फॉलो होना चाहिए जी। एकदम जो आपके मैनुअल में दिया हुआ होता। यही है कि जितने कोर्ट से स्टे मिलते हैं वो प्रोसीजर फॉलो करने के कारण नहीं मिलते जी। हैं। आप दंड किसी को भी दे दो, कुछ जी, भी दे दो, जी, जी। उसको कोई नहीं देख रहा है। देख ये रहा है कि आपने चार्जशीट उसको सर्व की, उसकी रिसीट नहीं है आपके पास, खत्म। तो एक एक चीज जो है फॉलो होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी ये प्रोसीजर अगर कहीं गड़बड़ है तो तुरंत कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपके पार्ट पे कोई दिक्कत है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, आगे चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या इसको ये क्या फ्यूचर अच्छा, एक्ट्स एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये रेफरेंस फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स है। एक्ट्स एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर द इंक्वायरी ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी व्हेन रिव्यूइंग द केस। देखिए, जब मान लीजिए अपील की, अपीलेट अथॉरिटी भी मांग सकता है डेली ऑर्डर शीट, ठीक, उस समय भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। यूजफुल फॉर लीगल स्क्रूटनी इफ इंक्वायरी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल, लीगल स्क्रूटनी के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, avoids misinterpretation or disputes. Since all actions and directions are recorded in writing, it minimizes misunderstandings or disputes among parties regarding the progress of the inquiry. ठीक, next, उसकी legal validity भी है।
A properly maintained daily order sheet strengthens the credibility of the departmental proceedings. ये बहुत important चीज़ है. Can be relied upon as a documentary evidence in legal or administrative reviews. Next. Ensures compliance with procedural norms. The inquiry officer records whether all due process requirements such as issuing notices, granting adjournments and hearing representations have been followed, helps in ensuring that the inquiry is conducted in accordance with the principles of natural justice. Next. A daily order sheet is not just a routine document, but a key instrument in ensuring a fair, transparent and legally sustainable departmental inquiry. Proper maintenance of the DOS safeguards the interests of the both the administration and the charge officer. दोनों के interest को safeguard करता है, making it an essential component of disciplinary proceedings. Next. Now अब जरा departmental और core proceeding का जरा difference समझ लें. ये हमारे यहाँ उनमें अंतर क्या है? Feature देखेंगे, departmental proceeding में क्या होता है, core proceeding में क्या होता है. सबसे पहले nature देखें. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और कोर्ट प्रोसीडिंग का जुडिशियल प्रोसेस है. ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में? मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी. ये तो हमने शुरुआत में कहा था, ये सब कुछ आचरण पर ही हम देख रहे हैं. वहाँ पे कोर्ट में क्या है? डिलीवरिंग जस्टिस अंडर द लॉ. वहाँ पे न्याय करना है कानून के अनुसार. बर्डन ऑफ प्रूफ, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंस है. हमारे यहाँ का जो सिद्धांत है डीपी का, वो है प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी सबने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी ना. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना. प्री पॉन्डरेंस का मतलब है कि प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना की प्रबलता, कि संभावना की प्रबलता कितनी है. ठीक. अब यहाँ पर कोर्ट में है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चार्जेस प्रूव होने चाहिए. अगर डाउट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? एक्यूज्ड को मिलेगा. ठीक है. अभी वो जो आपने अखबारों में देखा, वो लड़के ने लड़की के 36 टुकड़े कर दिए, दिल्ली केस था ना. अगर मान लीजिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव नहीं हुआ कि इसी ने 36 टुकड़े किए थे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा. यहाँ पे क्या है, इसको जरा समझ ले. प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब एक मिस्टर ए है, उन पे चार्जेस है कि उन्होंने अपने अधिकारी को पीटा. ड्यूरिंग इंक्वायरी ये पता लगा कि 4 साल पहले जब ये देवरिया में थे, वहां भी उन्होंने अपने अधिकारी पर हमला किया था. 3 साल पहले जब ये मिर्जापुर में थे तो वहां भी एक अधिकारी पर हमला किया था. 2 साल पहले जब ये कानपुर में थे तो वहां भी एक अधिकारी पर हमला किया था. तो संभावना की प्रबलता क्या कहती है? हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए. हाँ, समझ गए आप. ठीक. ये कोर्ट में नहीं चलेगा. कोर्ट में कहा कि इसने 100 बार हमले किए थे, इस बार जिस पे मुकदमा चल रहा है वहां किया था कि नहीं किया था, ये कोर्ट में ये होगा. लेकिन आपके यहाँ प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक. ये सिद्धांत है. राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिमिटेड है. लिमिटेड क्या है? डिफेंस असिस्टेंट अलाउड है, नहीं भी हो सकता. लेकिन कोर्ट में फुल लीगल रिप्रेजेंटेशन. अगर कोई गरीब आदमी है जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोर्ट करके देता है. ठीक. वहां तो फुल है, यहाँ पे लिमिटेड है. टाइम फ्रेम मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स. देखिए वहां पे कोर्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं. यहाँ पर भी 90 डेज आदर्श कहा गया. प्रयास होना चाहिए 90 दिन में इंक्वायरी पूरी हो जाए. लेकिन साथ में शासनादेश ने ये कह दिया कि अगर 90 दिन में पूरी नहीं हो पाती, इस आधार पर अपचारी को कोई अनुतोष नहीं मिलेगा. प्रयास होना चाहिए. डिसीजन मेकर कौन है? हमारे यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसी को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी कहा जाता है. और कोर्ट में जज है या फिर मजिस्ट्रेट है. ठीक. ये डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट. नाउ अपील, रिवीजन एंड रिव्यू. ये अपील आपके पैरा 706, 707, 708 देखता. ठीक. An employee has the right to appeal against the punishment imposed by the competent authority. The appellate authority has the power to appellate authority क्या कर सकता? appellate authority या तो जो दंड मिला है उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, या दंड को बढ़ा भी सकते हैं. पावर कॉर्पोरेशन में कुछ समय पहले तक जिसने भी अपील की उसका दंड हमेशा बढ़ गया. तो लोग डर के मारे अपील करते ही नहीं थे. अरे हमें नाम किसी का नहीं लेना. ठीक है.
तो लोग करते ही नहीं थे। रिवीजन क्या है? ए हायर अथॉरिटी कैन रिवाइज ए पनिशमेंट इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर इट इज डीम्ड दैट द डिसीजन वाज इम्प्रॉपर एंड अनजस्ट। ये उसके अनुरोध पर भी हो सकता है, स्वतः संज्ञान भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज इसमें पूछनी है, ये एपेलेट अथॉरिटी यहाँ कौन है और ये आपके यहाँ आपके जो मैनुअल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ वैसे तो नियुक्ति प्राधिकारी मैक्सिमम मामलों में आती हैं तो एपलेट अथॉरिटी बोर्ड होता है, और जहाँ एपलेट अथॉरिटी बोर्ड है वहाँ राज्य सरकार है। राज्य सरकार का मतलब प्रमुख सचिव। जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक मंडल है, जहाँ मुझे नहीं मालूम किसका है, शायद किसी मंडल है हमारे, है ना। नहीं, अगर निदेशक मंडल में क्या है? नहीं उसमें जरा पढ़ के बताइए। अपीलेट अथॉरिटी जहाँ मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये बताइए है क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, और इसमें लिखा है नहीं उसके लिए अलग से आपका ऑर्डर निकला ना। इसमें लिखा हायर अथॉरिटी कैन रिवाइज ए पनिशमेंट। हाँ, तो यहाँ से हायर कौन हुआ? वही अपीलेट अथॉरिटी। एपलेट कौन है अथॉरिटी। यार यहाँ? अरे जिसके पास वहाँ पे बोर्ड लिखा है। देखिए यहाँ आपके यहाँ ये लिखा है, आपके यहाँ संशोधन हो गया जो आपका है ना। मुझे ये जीएम साहब ने मुझे भेजा था, हाँ, क्या है? ये इसमें आपने पहले जो था 706, अब नया पैरा आ गया, छपा उसमें पुराना ही हुआ है। मैं इसमें लिखा है द एम्प्लॉय टू whom the punishment has been avoided by the competent authority may appeal to the next higher authority provided that if the board of director is the appointing authority, the appeal will lie to the government in Public Works Department of UP. Such appeal can be presented within 45 days of the date of receipt of punishment order. Otherwise, the appeal will be liable for summary rejection. ये फाइनल है। ये फाइनल, ये आपके संशोधन। हाँ, फिर इसके बाद भी कुछ है? ये इसके आगे पढ़ेंगे ना, हाँ। संशोधित प्रस्ताव, वो ये है ये मैं संशोधित ही तो पढ़ रहा तो हूँ। पढ़ा है। लेटेस्ट रखा है। निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति अच्छा, से अब यह इसमें संकल्प पढ़ा है। पारित किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो आपने मुझे भेजा मैं सर एक और भेजा गया था सर, 16/3/24 का 16/3/24 का। नहीं, जो अब फिर मेरा मिस जो मेरे पास आया आपसे। नहीं, मैंने आपको ये वाला भी भेजा। अच्छा, तो हो सकता है मिस हो गया वो। अच्छा ठीक है, इसके बाद और हो गया तो पढ़ दीजिए। कार्यकारी मैनुअल 1980 के अंतर्गत प्रबंध निदेशक द्वारा पारित दंडादेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का निस्तारण किए जाने हेतु निगम के निदेशकों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। गठित समिति द्वारा ही प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाएगा तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थीकरण निदेशक मंडल से कराया जाए। अच्छा, ये मतलब अपील कैन बी प्रेजेंटेड। ये बोर्ड से पारित। नहीं नहीं, मैं इसका मतलब समझा इसी को हम दूँ, लोग जो मैं 3 वाले समझाऊँ। में ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है 5 सदस्यों को। यानी कि बोर्ड को जो देखना था, बोर्ड ने अपनी पावर 5 सदस्यीय समिति का गठन उनको दे दी है। वो भी सब डायरेक्टर्स ही हैं, निदेशक मंडल के ही लोग हैं। Now it has become very difficult to हाँ हाँ हाँ, तो ये हम उसके लिए सभी को प्रमुख सचिव हैं। अब निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से पालक किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य ये करेगा कौन? ओरिजिनल में क्या था? नहीं, ओरिजिनल में क्या था? नहीं, अभी सर इसमें फिर संशोधन की जरूरत है। 2024 का है ये। नहीं, इससे पहले क्या था? इसके पहले जो मैंने पढ़ा आपको, ये है द एम्प्लॉय टू whom the punishment has been awarded by the competent authority may appeal to the next higher authority provided that if the board of directors is not the appointing authority, the Is appeal the appointing authority. is the appointing authority. हाँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है नहीं। तो फिर ये तो इन्फ्लेक्चुअस है, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं। जब सबके अपॉइंटिंग अथॉरिटी एमडी साहब है, बोर्ड तो किसी का ही नहीं। बोर्ड एमडी का है। अपील में जाएगा। अगर एमडी के खिलाफ कुछ होगा हाँ, तो बोर्ड में जाएगा। वो गवर्नमेंट में जाएगा। एमडी नहीं है। सुनिए एक मिनट सुनिए जीएम साहब, आपके एमडी नहीं सुनिए, इसमें नियम अलग है। नहीं बोर्ड, जब तक आप एमडी नहीं होंगे, जब तक बोर्ड नहीं वो अपॉइंटिंग, करेगा। वो तो सुनिए, जब आप बोर्ड मीटिंग कराएंगे नहीं वो अलग बात आपको अभी यहाँ पर है। है। अच्छा, मैं कुछ बात कहना चाहता मेरा हूँ, अनुमोदन थोड़ी मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनिए, देखिए सुन लिया जाएगा।
मेरी बात देखिए, ऐसा है लैंड ऑफिसर्स के लिए नियम अलग होते हैं, ये नियम एमडी पे लागू नहीं, ना ज्वाइंट एमडी पे लागू है, या जो भी डेपुटेशन के ऑफिसर्स हैं might not be with the joint MD or with the managing director, since he is a rent officer. But the rule is made with the thing कि अगर यहाँ के cadre का आदमी MD होगा तो उसका क्या होगा? अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना क्या होगा। एमडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का खुद मेंबर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ कहाँ से एक्शन लेगा? वहाँ कह रहे हैं कि वो लेगा। नहीं सुनिए सुनिए, आज थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें। देखिए ऐसा ये और जगहों में मैंने देखा है, लैंड ऑफिसर के मामले में ये होगा कि इनका जो वास्तविक नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल वहाँ जाएगा। ये जब लैंड ऑफिसर MD होगा तो अगर यहाँ का MD होगा तो क्या? नहीं, यहाँ का एमडी भी लैंड ऑफिसर है ना। नहीं, अरे यहाँ का एमडी ये कहाँ का एमडी हो सकता है? यहाँ के cadre एमडी जो यहाँ के कैडर cadre के एमडी है वो भी एमडी बन सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अभी तक हुआ है हाँ, ऐसा? हुआ है। नंबर ऑफ